वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर की, पेपर कोड 110। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन आव्यूह या मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि को ही हलचल विधि कहा जाता है, और इसका एक नाम और होता है विलुप्त व्यूहरचना। एग्जाम में तीनों में से कोई नाम दे, बात एक ही की हो रही है, यानी कि चाहे बोले विलुप्त व्यूहरचना क्या है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि या हलचल विधि। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या है, इसका विशेषता क्या है, यानी कि गुण, दोष, सीमाएं, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इस विधि का तात्पर्य मस्तिष्क को उत्प्रेरित यानी कि उद्वेलित करना होता है, उसमें उथल पुथल मचाना, यानी विचारों की ऐसी आंधी लाना जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया या संप्रत्यय के बारे में अनगिनत विचार तथा सोच एक साथ अनायास ही उसकी अच्छाई बुराई की पहचान किए बगैर मस्तिष्क पटल पर उभर जाए। मस्तिष्क उद्वेलन विधि ऐसी विधि होती है जिसमें अपने मस्तिष्क को प्रेरित किया जाता है, उसमें उथल पुथल किया जाता है। उसमें जैसे कोई समस्या दे दी जाती है, बालक को बोल दिया जाता है उस समस्या का समाधान करे, तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं। वो ये नहीं सोचता कि समस्या की दृष्टि से वो मेरे जो मन में विचार आ रहे वो सही है या फिर गलत, बस उसके दिमाग में हलचल लाना होता है। वही मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहलाता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उपयोग किसी परिस्थिति विशेष या समस्या समाधान के संदर्भ में समूह के सदस्यों के विचार जानने हेतु इस प्रकार किया जाता है कि वे बिना रोक टोक के जो भी विचार या समाधान उसके मस्तिष्क में उस समय मंडरा रहा है उसको व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता या इच्छित अवसर प्रदान किए जाते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि में। और जो ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि होता है वो एक लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक, अब समझते हैं कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि है किसकी। अक्सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसमें पूछता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि किसने दिया, तो उसका सही आंसर होता है A.F. ऑशबॉर्न। चलिए इसको भी देखते हैं। इस विधि को व्यूहरचना के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय A.F. ऑशबॉर्न को जाता है। ये नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, A.F. ऑशबॉर्न, जिन्होंने अपनी रचना अप्लाइड इमेजिनेशन, ऑशबॉर्न की रचना जो है अप्लाइड इमेजिनेशन है, के द्वारा वर्ष 1963 में सबके सामने रखा। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। बालक के सामने एक प्रॉब्लम को रख दिया जाता है जिस पर सभी छात्र स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हैं। एक समूह होता है बालक का, उसके सामने समस्या रखी जाती है और फिर सभी बालक मिलकर के अपने मन में उस समस्या के समाधान को लेकर के सोचते हैं। शिक्षक इन सभी विचारों, वार्तालाप और वाद विवाद को श्यामपट्ट पर लिखता चला जाता है। बालक के मन में जो भी विचार आते हैं वो बताते जाते हैं और जो शिक्षक होता है वो श्यामपट्ट पे नोट करता जाता है। इस वाद विवाद और चिंतन में एक समय ऐसा आ जाता है जब समस्या का हल कर लिया जाता है। इसी तरह से बालक अपने विचार को रखते जाते हैं, फिर लास्ट में ऐसा होता है कि उससे जुड़ी हुई सारी बातें बालक बता देता है और एक श्यामपट्ट पे जब नोट हो जाता है उसके बाद यह व्यूहरचना विधि विशेष रूप से उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास, सृजनशील कार्य, समस्या अधिगम अर्जन के विकास में सहायक होती है। यानी कि जब समस्या का हल कर लिया जाता है, बालक सारे विचार बता देते हैं, समस्या सॉल्व हो जाती है, तब व्यूहरचना यानी कि ये जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है वह विशेष रूप से उच्च संज्ञानात्मक योग्यता,
संज्ञानात्मक योग्यता का मतलब संज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का, जब ज्ञान का अनुभव जब हो जाए तो वही संज्ञान बन जाता है। और सृजनशील कार्य मतलब क्रिएटिविटी। समस्या अधिगम अर्जन, समस्या को सीखने के लिए वो उसको परिस्थिति मिल जाती, समझने लायक हो जाता है बालक कि प्रॉब्लम क्या थी। इन सब के विकास में सहायक होता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। यह छात्रों के समस्या के विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन में भी प्रशिक्षित करती है। अब हम लोग पढ़ते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि के सोपान या फिर मस्तिष्क हलचल विधि के स्तर, सोपान, चरण, स्टेज। सोपान को ही स्तर कहा जाता है। तो इसमें विल्सन महोदय का नाम आता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। विल्सन महोदय ने मस्तिष्क उद्वेलन विधि के कितने सोपान बताए हैं? तो याद रखिएगा 8 सोपान बताए हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि 8 मस्तिष्क उद्वेलन विधि के 8 सोपान होते हैं। ये किसके अनुसार? विल्सन महोदय ने 1987 में बताया था। अब 8 को देख लेते हैं। नंबर 1 है परिचय। जो 8 सोपान है उसका नंबर 1 परिचय। इसमें अध्यापक सामान्य निर्देश देता है, जैसे सक्रिय सहभागिता, आलोचना, विचार अभिव्यक्ति, संख्या, तारगम्यता। दूसरा नंबर है हिम भंजक। हिम का अर्थ होता है बर्फ, भंजक का अर्थ होता है टुकड़ा टुकड़ा मतलब तोड़ना। जिस प्रकार से एक पूरी बर्फ़ की सिल्ली होती है, जल्दी नहीं गलती है, जब वो पिघलती है तो उसको टुकड़े टुकड़े में कर दिया जाता है ताकि वो जल्दी से अपना रूप परिवर्तित कर दे। उसी तरह से बालक के सामने जब समस्या को रखा जाता है तो बालक को समस्या को जितना ही तोड़ेगा, जितना ही सॉल्व करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम है जितना ही इसको समझेगा उतनी ही जल्दी समस्या को सॉल्व कर पाएगा। नंबर 3 है समस्या का परिभाषीकरण। सबसे पहले समस्या का क्लेरिफिकेशन कर लेना चाहिए कि समस्या है क्या। और नंबर 4 जो है संख्या पर संकेंद्रण, यानी कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है हमको अपने प्रॉब्लम पे एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए कि हमें हमारा प्रॉब्लम जो हमको वही प्रॉब्लम सॉल्व करना, इधर उधर नहीं भटकना है। संकेंद्रित कथन का चुनाव नेक्स्ट है, मतलब हम अपना प्रॉब्लम समझ लिए हैं, अब हमारे प्रॉब्लम के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उसका चुनाव करते हैं। फिर नंबर 6 मस्तिष्क हलचल। अब अपने मन में तमाम प्रकार की विचार को लाते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी बातों को लाते हैं, चाहे उसके लिए सार्थक हो या ना हो। फिर 7 सुझाव देते हैं, लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं। अब मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषता या गुण को समझते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 इस विधि में छात्र का मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय रहता है, क्योंकि इस विधि में ही बालक को समस्या दे दिया जाता है और बोला जाता है कि विचार करो, चाहे वो सार्थक हो या निरर्थक हो किसी भी तरह का, तो उसका जो मस्तिष्क होता है पूरी तरह से एक्टिव रहता है। नंबर 2 छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जब बालक किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देता, सोचता है, तो उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। नंबर 3 इसमें बालक संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। जब बालक किसी भी समस्या के बारे में समझ लेता है, उसका समाधान कर लेता है, तो उसको अपनी समस्या से पूरी जुड़े हुए उसके ज्ञान उसके पास आ जाते हैं, तो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। नंबर 4 इसकी सहायता से छात्रों में आत्मविश्वास, आत्ममौलिकता एवं सृजनात्मकता जैसे गुण का विकास होता है। जब बालक मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस, आत्ममौलिकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी आदि जैसे गुण विकास करते हैं, जैसे गुणों का विकास होता है। नंबर 5 यह विधि शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है।
नंबर 6, इसमें छात्र स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन कर सकते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक किसी भी समस्या के समाधान को लेकर के अपने मन में किस प्रकार के विचार लाएं, वो स्वतंत्र होते हैं। उसका निगेटिव पक्ष देखें या फिर पॉजिटिव, उनके ऊपर होता है, वो स्वतंत्र होते हैं। नंबर 7, इसमें इससे छात्रों के भावनात्मक पक्ष का विकास होता है। नंबर 8, इसके माध्यम से छात्रों में समस्या समाधान के गुण का विकास होता है। अब समझते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि की सीमाएं या दोष। मस्तिष्क उद्वेलन या हलचल विधि की सीमाएं या दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह विधि किसी समस्या के समाधान हेतु विषय के अध्ययन को सुव्यवस्थित नहीं करता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे बालक को कोई समस्या रख दी गई है बालक के सामने, उसको बोल दिया गया इसको सॉल्व करो, इसका समाधान करो, तो बालक अपने मन में, अपने मस्तिष्क में तमाम प्रकार के विचार को लाता है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि बालक एकदम सीक्वेंस वाइज उसके मन में विचार आए, इधर उधर होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसका सुव्यवस्थित अध्ययन नहीं हो पाता है। नंबर 2, इसमें परिणामों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। नंबर 3, इसके अंतर्गत मूल्यांकन में अधिक समय लगता है। नंबर 4, इसमें कुछ छात्र सहभागिता करने में उदासीन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ग्रुप है, उसमें कोई समस्या दे दी गई है, बोला गया मस्तिष्क हलचल विधि द्वारा इसको सॉल्व करो। ज़रूरी नहीं होता कि सभी बालक उसमें पार्टिसिपेट करें और आंसर बताएं। कभी कभी कुछ तो शांति रह जाते हैं, मतलब उदासीन रहते हैं। नंबर 5, इसमें छात्रों पर नियंत्रित करना एक कठिन कार्य होता है। नंबर 6, इसमें पिछड़े छात्रों को लाभ नहीं मिल पाता है। नंबर 7 है, इसके द्वारा सभी विषयों का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। नंबर 8, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए यह कम उपयोगी होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सहभागी विधि हुआ, प्रोजेक्ट विधि, संवाद विधि, इन सारे विधियों को पढ़ेंगे।